इस वीडियो के अंदर आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 से हैं, जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें पूछा गया है कि आपके तांबे के परमाणु के कितने कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि आपसे पूछा है कॉपर के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन की सेल बनी होती हैं उनमें तीसरी कक्षा होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इससे एक डायग्राम से समझ लीजिए, यह है कॉपर। ये कॉपर की सेल का डायग्राम है, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद जो दूसरी कक्षा होती है उसके अंदर 8 आते हैं, उसके बाद तीसरी कक्षा होगी उसके अंदर 18 आते हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का वो होता है 29। तो पहले में 2, दूसरे में 8 यानी कि 10, और उसके बाद 18 यानी कि 28, और सबसे आखिरी में 1 बचेगा। और उसका आंसर सही रहेगा। उसने पूछा सिर्फ यही है कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि 18 आएंगे। तो इसका आंसर 18 बिल्कुल सही है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद उसमें पूछा गया है विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है। तो इसके आप जब भी पूछता है तो आप 2 नामों को याद रखिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यहाँ पे सिलिकॉन का कोई इमेजेस नहीं है, सिलिकॉन कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, जो कि है जर्मेनियम। जैसे देख लेते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर कैसे, क्योंकि इनकी जो लास्ट सेल होती है उसमें दोनों के अंदर, सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर जो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है। तो इस केसेस में क्या होता है कि इनके जो लास्ट सेल होती है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, जो कि किसी को ले भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। यही क्या करते हैं, एकदम सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है आपसे व्हाट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द नियॉन पोलोराइड इंडिकेटर यूज फॉर चेकिंग एसी सप्लाई, यानी कि नियॉन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो इसका दोनों इलेक्ट्रोड जल जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे भी देख लेते हैं। उसमें पूछा गया है कि इसमें सिंपली आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो ये सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपका घर में यूनिट कैसे निकलती है उस पर बेसिस है। तो आपको ये समझने के लिए समझ लीजिए कि जैसे आपके घर में कितने भी बल्ब है, कितना भी मतलब वाट में कोई लोड पड़ रहा है, मान लीजिए 1 किलो वाट का कोई एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है जो मान लीजिए 1 किलो वाट का, सिर्फ उसी को आप जला रहे हो, वो 1 किलो वाट का है, और वो 1 किलो वाट को 1 घंटे के लिए आपने चलाया, तो जितनी भी ऊर्जा एनर्जी को वो खर्च करेगा वो आपकी एक यूनिट कहलाएगी। तो यहाँ पे ये सभी वाट है। अगर इसे किसी फॉर्मूले से समझना चाहते हैं तो यूनिट निकालने के लिए ये आपका वाट इंटू हावर्स अपॉन 1000, क्योंकि जो क्योंकि यह वाट दिया है आपका 500 इंटू हावर्स दिया है 5 अपॉन 1000, यानी कि 2.5 यूनिट बनेगा आपका। उसके बाद आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या है, यानी रेजिस्टेंस का मान पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही रहेगा, जिसका आंसर है 625 ओम। ये मैंने इससे पहले कराया हुआ है, आप उसमें देखिए, मैंने जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी है वहाँ पे कराया, आप अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ से समझोगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज है तो सभी क्वेश्चन को डिटेल में नहीं करा सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो समझ लीजिए ये कि आप जैसे आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा है, तो किरचॉफ के 2 नियम्स होते हैं, पहला एम्पियर पे बेसिस, करंट पर बेसिस, और दूसरा नियम होता है वो होता है वोल्टेज पे बेसिस, ठीक है जी। तो आपको दोनों नियम पता होना चाहिए, दोनों को मैं आपको समझा दूँ। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, और दोनों नियम में क्या होता है कि पहला नियम एम्पियर पे बेसिस होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा किरचॉफ के द्वितीय नियम। और दूसरा नियम की ये कहता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में टोरेंट की लाइट लगी हुई है, एक तार आया है जिसमें करंट है, ये मान लीजिए 240 वोल्ट का, ठीक है जी। और आपके घर में 5-6 2 बल्ब हैं, 2 पंखे हैं, एक कूलर है, एक एसी है, एक मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो इन सभी को आपने तार से सप्लाई दी है, तो आपका जो मीटर है उसमें 240 वोल्ट आ रहा है। तो इस सभी जगह पे 5 तार हैं, 5 तार का जो कुल वोल्टेज को आप मापोगे ना, सभी के तार में वोल्टेज नाप के सभी को 5 को जोड़ लोगे, तो उन सभी का योग आएगा ना, वो भी 240 वोल्ट ही आएगा। यानी कि किसी एक तार से बहने वाली वोल्टेज और दिया जाने वाला वोल्टेज सभी बराबर होगा। तो किरचॉफ का दूसरा नियम यही कहता है, यानी कि इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग के हिसाब से। देखो आने वाले इसके 2 धारा हैं जो कि 3 और 5 यानी कि 8 हो गया, और जाने वाले 3 धारा हैं जो कि 4, 3, 1 हो गया, यानी कि ये भी 8 हो गया।
उसके बाद आगे जैसे कि हाँ, जैसे मैंने बोला इसका किरचॉफ का दूसरा नियम सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें पूछ रहा है 200 वाट 240 वोल्ट के लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति श्रेणी से जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ये मैंने क्वेश्चन पहले ही करा दिया है, इसका ऑप्शन इसका आंसर रहेगा 100 वाट। उसके बाद आगे है, इसमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 रेजिस्टेंस पर क्या होता है, तो इसका क्या अनंत पाठ्यांक पर संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो आपका एक फॉर्मूला है, उससे इससे पहले मैंने कराया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 4 गुना तक कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको पूछा है जो इमेजेस दिया है ये कौन सा रेजिस्टेंस है। ये भी एक प्रकार एक रेजिस्टेंस ही होता है, तो ये रेजिस्टेंस पूछा है कौन सा वाला, तो ये है वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो भाई इसके द्वारा निकालने का तरीका से पहले ही बताया है, आपको अच्छे से देखिएगा पूरा थ्योरी वाले सेक्शन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 26 × 10⁻³ वाट ±10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद अक्सर पूछा जाता है कभी अच्छे लेवल से। तो इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में ये 20 स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध, यानी कि इसमें जो RDC प्रतिरोध है अज्ञात है, ये प्रतिरोध पता नहीं है, रेजिस्टेंस पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें गिवन में जो वैल्यू दी है PAB 500 ओम, QBC 300 ओम एंड SA 15 ओम गिवन में दिया है। तो आपको इसमें निकालना है कि इसका जो RDC जो है, जो कितना रजिस्टर जो रेजिस्टेंस है RDC रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो इसका एक आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या होता है, संतुलन में होता है, तो फॉर्मूला होता है जैसे PQRS, तो P/Q = R/S, और यहाँ पे जो P वाली वैल्यू है जैसे P 500 और Q, तो P/Q वैल्यू रखोगे बराबर ये R/S करके वैल्यू रखोगे। उसके बाद जो अपना R पूछा है उसे एक साइड करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर ये संतुलन में है तब। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी 9 ओम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा है किस पदार्थ के ऋणात्मक तापानुग्रांक का गुण होता है, सॉरी विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंसी प्रॉपर्टी। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ये ए बिल्कुल सही है अब्रक। अब ये ए कैसे सही है तो समझ लीजिए, जैसे आपका प्रेस होता है, आयरन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि उस आयरन के सबसे नीचे आपने देखा लोहे की एक स्टील या लोहे की एक रॉड प्लेट होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है अब्रक की, उसके ऊपर एक लोहे का एक आयरन का नाइक्रोम वगैरह तार का एक लेयर और बनी होती है जिसमें करंट फ्लो होता है, जिससे वो गर्म होता है। वो गर्म होता है तो अब्रक का क्या काम होता है कि करंट उसके अंदर है, लेकिन अब्रक में क्या होता है भाई, उसके अंदर ऊष्मा होती है, वो तो जा सकती है, यानी अब्रक गर्म हो सकता है, लेकिन उसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, यानी कि करंट नहीं जाएगा उसके द्वारा, लेकिन हीट जाएगी, जिससे नीचे का जो लोहे की प्लेट है वो गर्म होती है और अपन प्रेस कर पाते हैं, सिर्फ इतना सा है। तो कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी यही कहती है उसके अंदर ऊष्मा बढ़ती है लेकिन करंट रेजिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। तो समझ लो ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम का फॉर्मूले में आपको देखो तो R = V/I होता है, R रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, V वोल्टेज होता है, I धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो जी, श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में सारी चीज़ें क्या होती है, R1 R2 R3 जितने भी दिए हुए हैं सभी को प्लस कर देंगे इक्वल में, और यदि आपका समानांतर परिपथ में दिया है तो इसे करेंगे आपका 1/R करके 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस, इन सभी को इस प्रकार से सम कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा, मतलब जो आएगा आपका 6 ओम। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझ लीजिए, अगर शाखा खुली है तो समांतर परिपथ है, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा है प्रतिरोधकता की क्या इकाई है। तो जो रेजिस्टेंसिविटी है उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई ओम मीटर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपसे पूछा है सर्किट ब्रेकेट में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो वैरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा है कलर कोड विधि के द्वारा
प्रतिरोध का मान बताइए। तो कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान आप समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 25 × 10⁻³ + -5%। इससे पहले जो हमने किया था वही था ये। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो श्रेणी परिपथ है उसका उपयोग क्या है। तो भाई इसका सिंपल सा वोल्ट मीटर का एमीटर का प्रतिरोध, ठीक है जी, वोल्ट मीटर का एम्पलीफायर का प्रतिरोध। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए, खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ठीक है, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, आपको शायद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरे कहना यही है, यहाँ से आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन थ्योरी को पढ़ना ना भूलिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जहाँ पे लिखा हुआ कैलकुलेट द रजिस्टर वैल्यू इन R3 रजिस्टर, यानी R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसमें जैसा कि मैंने भी इससे पहले बताया, ये समानांतर श्रेणी है, तो इसे हम 1/R1 1/R2 इस प्रकार से सारी वैल्यू को रखेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि 12 ओम निकलेगा। तो आप सॉल्व कीजिए और निकाल लीजिए, यही आ जाएगा। इससे पहले मैंने कराया है वो भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कह रहा है परिपथ पर क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को शॉर्ट कर दिया जाए। तो इसमें परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24, जिसमें पूछा है यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या है। तो इसका ऑप्शन बी देखिए, सेंसिंग्स होगा इसका, सेंटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, जैसा पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका धारा इंटू समय होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है चालकता की इकाई क्या है। तो भाई चालकता की इकाई म्यू होती है, म्यू। क्वेश्चन नंबर 27, जिसे पूछा है ओम प्रति डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो तापमान गुणांक करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछ रहा है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। तो भाई इसके लिए चल कुंडली वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, जैसा पूछा श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात का मान बताइए। तो बहुत सिंपल है, सभी को R1 R2 जोड़ते भी है, सभी को क्रम लाइन से रखिए, जोड़ दीजिए, आंसर आएगा वो है 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 30, जैसा पूछा हुआ श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो आपका परिपथ में फ्यूज। अगला क्वेश्चन आपका 31, जिसमें आपसे पूछा गया ओम में 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है केल्विन ब्रिज विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 32, जिसमें पूछा विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो भाई इसका ओम मीटर, इससे पहले हमने किया वही है ये। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा है कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्क्वायर ऑफ द करंट धारा का वर्ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस द सेक्शन एरिया इज द डबल। चालक में प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा यदि अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाए। तो इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन था सबसे ऊपर जो मैंने बताया था, फॉर्मूला पर बेस है, वही आप थ्योरी में थोड़ा सा देखिए, वही है। इसका ऑप्शन नंबर याद रखिए, दोगुना कम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें पूछा गया लाइट डिपेंड रजिस्टर का प्रयोग प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो भाई वो घटेगा ना कि बढ़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें आपसे पूछा गया है डीसी परिपथ में पावर की गणना करने का क्या सूत्र है। तो भाई धारा इंटू वोल्टेज है गणना करने का। उसके बाद 37 में पूछा गया है 200 वाट 250 वोल्ट रेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसमें 32.5 ओम होगा, 312.5 ओम। आगे है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन अ ओपन सर्किट। एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है। तो भाई अनंत, इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है आपसे एक समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम 220 ओम ये 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा वहा होगा। तो भाई इसमें बता रहा सबसे कम धारा वहा किस में होगा। तो अपनों को क्या पहले इसका ये है समानांतर परिपथ, जो कि मैंने इससे पहले बताया, 1/R करके सारी वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो इसके धारा वहा निकालोगे। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, जो कि है 560 ओम।
एक बार करके देखिएगा, उसके बाद बताइएगा, मैं आपको कमेंट में सभी डाल दूंगा। व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कॉपर कंडक्टर, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा, 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है आपका 41, विच इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है? तो भाई इसका अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल उसका विलोमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं।